नई स्पीसीज का आना जरूरी है। नई नई स्पीसीज आने के लिए स्पेशिएशन होना जरूरी है। स्पेशिएशन, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। स्पेशिएशन होने के लिए म्यूटेशन और नेचुरल सिलेक्शन जरूरी है। अब आपको दो बायोम के नाम मैं दूंगा, उसके पहले दो बातें आपसे कह देता हूं। क्या ही दूं बेटा? लास्ट लेक्चर में आपने ऐसे कुछ बनाया था, 0 डिग्री, 20 डिग्री। हम जानते हैं कि 0 से 20 डिग्री पर जहां जहां भी जाओगे, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, इसी एरिया में ऐसे कुछ एरिया भी क्रिएट हो गए जहां बरसात में कमी आ गई, टोपोग्राफी इफेक्ट हो गई। अगर ऐसा हुआ तो यहां कुछ ग्रासलैंड भी आ चुके हैं। तो लास्ट लेक्चर में अपनी ये बात हो गई थी कि हाँ, 0 से 20 पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, लेकिन सारा 0 से 20 ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ये बात हो गई थी। आज एक और बात कहते हैं। वैसे तो दुनिया का मैक्सिमम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट 0 से 20 के बीच है, लेकिन सारा सारा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वही होगा? हाँ, 0 से 20 के अलावा कहीं और भी अगर टोपोग्राफी की वजह से इस तरह का क्लाइमेट बन जाता है, जहां की रेनफॉल, जहां का टेम्परेचर वैसा ही हो गया जैसा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का है, तो वो भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हो जाएगा। मैं बात कर रहा हूं इंडिया के आसाम की। आसाम ट्रॉपिकल एरिया में नहीं पड़ता, सब ट्रॉपिकल एरिया में पड़ता है, लेकिन वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है क्योंकि वहां का क्लाइमेट, अरे वहां का टोपोग्राफी ऐसा क्रिएट हो गया कि वहां पर टेम्परेचर और रेनफॉल ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के जैसा ही हो गया। तो उसको भी आप किस नाम से पुकारोगे? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। सब बच्चों को ये बात समझ में आ रही है? तो बताओ, क्या 0 से 20 पे जहां जहां जाओगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ही होगा? बहुत गजब। क्या सारा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट 0 से 20 में ही होगा? ये क्वेश्चन आ रहा है। मैं दो ऑप्शन बोलूंगा और आपको किसी एक को चुनना होगा। बायोम का टाइप डिटरमाइन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है पहला ऑप्शन लैटिट्यूड एल्टीट्यूड, दूसरा ऑप्शन टेम्परेचर प्रेसिपिटेशन। अगर बोथ आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर टाइप की बात हो रही है और वेटेज, तो टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन। अरे पहुंचा कि नहीं बेटा? याद रखेंगे आप, टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन आपका वेटेज पर होगा, है ना बेटा? बेटा अगर अब मैं आपको दो बायोम के नाम दे देता हूं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट, बताओ क्रॉप के लिए कौन सा एरिया ज्यादा अच्छा है? टेम्परेट डेसिडुअस, क्योंकि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रेनफॉल ज्यादा, तो लीचिंग ज्यादा। कितनी रेनफॉल बताई थी मैंने यहां? 200 से 450 सेंटीमीटर है बेटा। यहां पर आप सब बच्चे देख सकते हैं कि 200 से 450 सेंटीमीटर की रेनफॉल हो रही है, और यहां पर तो गजब जोर लगाते हैं यार। आह, कल चख लिए आपने समोसे? बेटा इन समोसों के चक्कर छोड़ दो अब, कोई मतलब नहीं, क्लास का टाइम खराब होता है।
इसलिए पढ़ाई पे ध्यान दो। वैसे ही 1-1 घंटे की क्लास चल रही है यार, समझो मेरी बात को बेटा। तुम्हें हो सकता है कि मैं समोसा खाने के लिए मना करता हूं, तो हो सकता है आपको बुरा लगता हो, लेकिन बेटा, अरे बेटा, मेरी आंखें भर आई बेटा। तो यहाँ रेनफॉल ज्यादा, तो लीचिंग ज्यादा बेटा, हाई लीचिंग हो रही है। ये रही टॉप सॉइल और ये रही सब सॉइल। थोड़ा थिकनेस में वेरिएशन का ध्यान रखना, ये ज्यादा थिक है इसके कंपैरिजन में, क्योंकि लीचिंग ज्यादा हो गई। और अगर ऐसा हो गया तो यहां की टॉप सॉइल न्यूट्रेंट पुअर हो जाती है, और ऐसी सॉइल को आप ओलिगोट्रॉफिक सॉइल के नाम से पुकारते हैं। कौन सी सॉइल? बच्चों, 3 टर्म आते हैं, 3 शब्द आते हैं, यूट्रॉफिक, ओलिगोट्रॉफिक और एट्रॉफिक। बहुत है न्यूट्रेंट, यूट्रॉफिक। कम है न्यूट्रेंट, नहीं है न्यूट्रेंट। फिलहाल क्या लिखा? क्योंकि कम है न्यूट्रेंट। कोई बालक आपस में बातचीत नहीं करेगा, जो भी बात होगी मेरे से होगी अभी 1 घंटे तक बेटा, उसके बाद आप कुछ भी करो। यहां पर आप ध्यान रख लो कि यहां टॉप सॉइल न्यूट्रिएंट पुअर है। लेकिन आओ बेटा, चलो हम टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट में भी चलते हैं बेटा। हाउ मुना, टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट में भी आप आ गए हैं, और टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट की रेनफॉल बोलो रे, 100 से 250 यही हो रहा है। और आप बच्चे यहां देख पाएंगे, फिर वही बातें हरकतें चालू हो गई। नहीं बेटा, यहां नहीं, वो इनके हिसाब से चला लेंगे, तुम जाओ। नहीं बेटा, ऐसे क्यों? क्यों मतलब क्यों? टॉप सॉइल न्यूट्रिएंट रिच, और इसको यूट्रॉफिक सॉइल के नाम से पुकारेंगे। थिकनेस में वेरिएशन समझ में आ रहा है बेटा? और जहां टॉप सोइल ज्यादा थिक है, वहां पर क्रॉप की ग्रोथ ज्यादा अच्छी होगी। फिर आप ऐसा पढ़ने के बाद आप मुझसे कहेंगे कि क्या कहा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की टॉप सोइल न्यूट्रिएंट पुअर है, तो फिर वहां की डाइवर्सिटी क्यों ज्यादा है? वैसे इस बात का इंतजाम ऊपर वाले ने कर दिया है। ऊपर वाले ने कह दिया कि तुम्हारे पास टॉप सॉइल न्यूट्रिएंट पुअर है ना, जाओ माइकोराइजा ले जाओ। हमारी अर्थ का मैक्सिमम माइकोराइजा यही होता है, यही होता है। मैक्सिमम माइकोराइजा यही मिलेगा, क्योंकि यहां की टॉप सॉइल न्यूट्रिएंट पुअर है। फिर आप कहेंगे कि ठीक है सर, माइकोराइजा भी है, फिर भी डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा क्यों? आओ बेटा, आज थोड़ा ढंग से चर्चा हो ही जाए। लेकिन इस चर्चा को मैं तभी कर पाऊंगा जब आप मेरे शब्दों को आपस में लिंक करोगे बेटा। कर पाएंगे? चलिए तो फिर लिखना बंद करो, सुनेंगे आप। किसी भी एरिया की डाइवर्सिटी ज्यादा होने के लिए वहां नंबर ऑफ स्पीसीज का ज्यादा होना जरूरी है। नंबर ऑफ स्पीसीज ज्यादा होने के लिए नई नई स्पीसीज का आना जरूरी है। नई नई स्पीसीज आने के लिए स्पेशिएशन होना जरूरी है। स्पेशिएशन, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। स्पेशिएशन होने के लिए म्यूटेशन और नेचुरल सिलेक्शन जरूरी है, क्योंकि म्यूटेशन से नई स्पीसीज आ तो जाती है,
लेकिन वो सरवाइव तब करती है जब नेचुरल सिलेक्शन में फिट होती है। सही है। अगर ट्रॉपिकल और टेम्परेट एरिया को कंपेयर करूं तो बताओ सीजनल वेरिएशन कहां ज्यादा? टेम्परेट। तो म्यूटेशन के चांस कहां ज्यादा? टेम्परेट। तो नई स्पीसीज के आने के चांस कहां ज्यादा? टेम्परेट। आ तो जाती है लेकिन टिक नहीं पाती क्योंकि सीजन के चेंज नहीं झेल पाती। 99% एनिमल, 100% प्लांट्स आर कन्फर्मर। अरे वो आ तो जाते हैं लेकिन रुक नहीं पाते। ट्रॉपिकल एरिया में जो भी आया धीरे आया, स्लोली आया, लेकिन उसे रुकने का पूरा मौका मिला क्योंकि अनडिस्टर्ब्ड एनवायरमेंट, मिलियंस ऑफ ईयर से अनडिस्टर्ब्ड एनवायरमेंट। अरे बताओ बेटा, जल्दी बताओ, एवोल्यूशन का लंबा टाइम ट्रॉपिकल में है या टेम्परेट में? तो फिर डाइवर्सिटी ज्यादा होने के चांस भी, क्योंकि आप तो जानते हो स्पेशिएशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। पहुंचा कि नहीं बेटा? दूसरी बात, जब स्पीसीज साथ में रहती है तो आपस में कंपटीशन भी करती है, और उस कंपटीशन में इंफीरियर को अगर टिकना है तो कह देना सुपीरियर के जैसे कैरेक्टर लेके आ, उससे कुछ अलग कर। अगर वो ऐसा कर रही है तो उसे निके में बदलना पड़ेगा। और आप तो अच्छे से जानते हो कि बदलने में टाइम लगता है। वो टाइम ट्रॉपिकल में है कि टेम्परेट में है? तो निके स्पेशलाइजेशन के चांस कहां ज्यादा? तो डाइवर्सिटी कहां ज्यादा? हाँ, मोर सोलर एनर्जी। ट्रॉपिकल एरिया में सोलर एनर्जी ज्यादा, तो फोटोसिंथेसिस, फूड अवेबिलिटी, क्योंकि प्रोडक्टिविटी, सर्वाइवल, तो डाइवर्सिटी। आज के बाद कोई भी आपसे पूछता है कि ट्रॉपिकल एरिया की डाइवर्सिटी क्यों ज्यादा, तो बाकी सब बाद में बोलना, पहले तीन बातें कह देना बेटा। लॉन्ग, लॉन्ग, हाई और मोर। क्या क्या कहोगे? लॉन्ग क्या है? एवोल्यूशनरी टाइम। अरे हाई क्या है? निके स्पेशलाइजेशन। मोर क्या है? अरे लॉन्ग और हाई और मोर समझ में आ रहा है क्या? लॉन्ग क्या? एवोल्यूशनरी। मोर क्या? सोलर एनर्जी। हाई क्या? निके स्पेशलाइजेशन। एनसीईआरटी बता नंबर 261। पत्ता 261 पे पहुंच रहे हैं आप सब अच्छे। पैराग्राफ पढ़ रहे हैं हम। हथियारों की कमी बर्दाश्त नहीं है बेटा। जखीरा पूरा होना चाहिए बेटा। 261 पे पहुंच गए हैं आप लोग। बिल्कुल बेटा, फुल्ली लोडेड पहुंचा करो। पानी में भीगे कारतूस लाए हो बेटा? What is so special about tropics that might account for their greater biological diversity? क्वेश्चन वही है। तो आखिर क्या कहा? इकोलॉजिस्ट एंड एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हैव प्रपोज्ड वेरियस हाइपोथेसिस। सम इंपॉर्टेंट ones are: A. Speciation is generally a function of time. Unlike temperate regions subjected to a frequent glaciation. Glaciation का मतलब लिख लो रे, चेंज। In the past, tropical latitude have remained relatively undisturbed for millions of years, and thus had a long evolutionary time for species diversification.
Tropical environments, unlike temperate one, are less seasonal, relatively more constant. Such constant environment promote niche specialization and lead to a greater species diversity. C. There is more solar energy available in the tropics, which contributes to higher productivity. This in turn might contribute indirectly to a greater diverse. लॉन्ग हाई मोर मिला कि नहीं मिला? लेकिन यार इसे पढ़ते पढ़ते एक बात पे मैं रुक गया. इनडायरेक्टली क्या मतलब है इनडायरेक्टली लिखने का? सही आंसर दो. स्टेटमेंट आ रहा है, दिमाग पे थोड़ा हल्का जोर लग सकता है, लगा लेना बेटा. डाइवर्सिटी बढ़ाने के लिए सोलर एनर्जी रेस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन जो आ गया उसे रोकने के लिए रेस्पॉन्सिबल है. डाइवर्सिटी बढ़ाने के लिए सोलर एनर्जी रेस्पॉन्सिबल. अगर सोलर एनर्जी से डाइवर्सिटी बढ़ती तो डेजर्ट की डाइवर्सिटी गजब की होती है. लेकिन जो आ गया उसे रोकने के लिए जरूरी है, क्योंकि उसको खाना चाहिए, और खाना चाहिए तो फिर फूड ज्यादा चाहिए, और फूड ज्यादा चाहिए तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा चाहिए. अरे वो ज्यादा तभी होगा जब मोर सोलर एनर्जी होगी. तो बात समझ में आ रही है आप बच्चों को कि बढ़ाने के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन रोकने के लिए रेस्पॉन्सिबल है. तभी तो इनडायरेक्टली लिखा है. एनसीईआरटी की एक एक बात में राज छुपा है बेटा, बस समझना हमारी जिम्मेदारी है. तो यहां आपको लॉन्ग हाई और मोर समझ में आना चाहिए बेटा. वैसे मैं एक स्टेटमेंट और बोलूंगा जिसे सुनकर आप बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे. हो जाओ रे बेटा यार. ट्रॉपिकल एरिया की टॉप सॉइल न्यूट्रिएंट पुअर है, इसलिए भी डाइवर्सिटी ज्यादा है. चुप हो जाओ. अगर यहाँ की टॉप सॉइल न्यूट्रिएंट रिच हो जाती, यहाँ की टॉप सॉइल न्यूट्रिएंट रिच हो जाती, तो होपिया डिप्टेरोकार्पस इतना 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 उगता कि बाकी को उगने नहीं देता. आज कह देना होपिया डिप्टेरोकार्पस से लिमिट में, लिमिट में, ज्यादा नहीं, बाकी भी उगेंगे. नहीं समझ पा रहे क्या आप? और उनकी लिमिट कहां से डिसाइड हो रही है? क्योंकि टॉप सॉइल न्यूट्रिएंट पुअर है बेटा. सबको सबको ग्रो करो, अपने अपने माइक्रोराइजा को लो, अपना अपना एवोल्यूशनरी टाइम लो, और उसके हिसाब से उगो रहे. नहीं पहुंच पा रहा क्या? तो इस तरह से बेटा यहाँ की टॉप सॉइल न्यूट्रिएंट पुअर, फिर भी डाइवर्सिटी ज्यादा. क्यों, कैसे, कब, मैंने आपको सब चीजें समझा दी. ये 3 पॉइंट हर एक बच्चे को याद हो जाने चाहिए, लॉन्ग, हाई और मोर. अब हम जब पहुंच ही गए थे वहां, तो स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप को पढ़ेंगे आगे. लेकिन पहले काम करो रे, एनसीईआरटी का पता 2-2 जीरो ग्राफ समझ लो. दोनों नहीं, 2-2 जीरो है. दोनों जीरो कौन होते हैं? सबसे पहले बताओ ये ग्राफ किन किन चीजों के बीच प्लॉट किया गया है? टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन. सबसे पहले ग्राफ के कॉर्नर पे देखो, आपको डेजर्ट और ग्रासलैंड दिखेगा. यहां डेजर्ट और ग्रासलैंड में टेम्परेचर का इतना बड़ा वेरिएशन नहीं है, लेकिन रेनफॉल का भारी वेरिएशन है. जहां रेनफॉल कम है वो कौन है, और जहां रेनफॉल ज्यादा है, समझ पा रहे हैं क्या? लेकिन एक बात सुनकर आप बच्चे यहां मेरे से कहेंगे कि सर ग्रासलैंड का टेम्परेचर डेजर्ट से ज्यादा आ रहा है.
ऐसे कैसे हो सकता है? डेजर्ट का ज्यादा होना चाहिए। अरे दिन में बहुत ज्यादा तो रात में बहुत कम। मीन है मीन, बहुत मीन है बेटा। तो यहां पर समझ जाओ, ये टेम्परेचर कम आ रहा है क्योंकि मीन टेम्परेचर लिया गया है। एनसीईआरटी समझाना चाहती है कि रेनफॉल से बायोम बदल जाते हैं। हाँ। दूसरा कॉनिफेरस और टेम्परेट देखो बेटा, दोनों में रेनफॉल का इतना बड़ा वेरिएशन नहीं, लेकिन टेम्परेचर का भारी वेरिएशन है। जहां टेम्परेचर कम है वो कॉनिफेरस है, और जहां ज्यादा है वो पहुंच पा रहा है क्या? अगर ऐसा हो रहा है तो बच्चों समझ जाइए, ये टेम्परेचर की वेरिएशन की वजह से बायोम बदला है। 4 बायोम याद हो गए हमें। कोने वाले 2 कौन से हैं? डेजर्ट और ग्रासलैंड। उसके बाद के 2 कौन से हैं? कॉनिफेरस और टेम्परेट, या टेम्परेट कॉनिफेरस कह दीजिए। बाकी बचे 2 में तो सब कुछ ही अलग है रे। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का रेनफॉल भी ज्यादा तो टेम्परेचर भी ज्यादा, और यहाँ आर्कटिक का सब कुछ ही कम है रे बेटा। मैंने कल रेनफॉल आर्कटिक में 25 लिखी थी, यहाँ मोर देन 100 जा रहा है। क्योंकि मैंने रेनफॉल लिखा था, यहाँ प्रिसिपिटेशन है, तो स्नोफॉल भी तो आएगा। 2 2 2 करके याद कर लेना। 2 पहले बोलो रे, डेजर्ट ग्रासलैंड। दूसरे 2 बोलो रे, और नेक्स्ट 2 बोलो रे। आ पा रहा है बेटा? तो 2 2 2 करके याद कर लेंगे आप। और यहाँ पर, यहाँ पर यही है। अगर आप बच्चों के सामने अभी अभी यहां से मैं ये सारे नाम हटा दूं और आपसे पूछा जाए कि कौन कहां है, बता देंगे आप? हो जाए? ईमानदारी से काम होना चाहिए बेटा। बेटा अच्छा, तो फिर बताओ बेटा, बताओ ये क्या है? 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 ये कुछ कर गुजरोगे बेटा। 2 2 2 करके याद हो जाएंगे। गजब हो गया। कुछ तो है, बस करना नहीं चाहते आप लोग। मौका नहीं मिल पाता। अरे यार बेटा यार। वो कहाँ गई? एक और थी ना। अच्छा, इधर। बेटा यहाँ हम आएंगे तो स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप पढ़ ले, फिर पहले ये पढ़ लेते हैं, फिर बायोडाइवर्सिटी का लॉस कर लेंगे और फिर उसे बचा भी लेंगे। तो पहले स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप हो जाए। 2 6 2 मामला सब 2 2 पे चल रहा है आज। क्या कर रहे हो रे बेटा? बच्चे कह रहे सर समझ गए। लो बोलो सर, क्या समझ गए बेटा? सर तो तुम कुछ नहीं कहते उसके पहले ही समझ जाते हैं। बेटा तुम जिस स्कूल में पढ़ते थे ना, उसके प्रिंसिपल हमारे स्टूडेंट थे। समझ रहे हो? उसके प्रिंसिपल हमारे स्टूडेंट हुआ करते थे। अच्छा, मैडम पढ़ाती थी। बहुत बढ़िया। अच्छा। तो आज एरिया और स्पीसीज रिचनेस के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं, समझते हैं बेटा? जैसे जैसे एरिया साइज बढ़ती 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 जाती है, डाइवर्सिटी भी बढ़ती बढ़ती जाती है।
लेकिन एक लिमिट में ही ऐसा होता है। ये बात तो मैंने आपको पहले भी बता दी थी। आज अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट भी यही कह रहे हैं, साइंटिस्ट का नाम है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने यही कहा है कि जैसे जैसे आप एरिया बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे डाइवर्सिटी बढ़ती जाती है। एरिया साइज ज्यादा तो डाइवर्सिटी, लेकिन एक लिमिट तक ही होता है। जिस इक्वेशन से आप ये ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं वो इक्वेशन S इक्वल्स टू सी ए जेड होती है बेटा। यहां S और A के बीच ग्राफ बनाया गया है। लेकिन जब इसी इक्वेशन को आप लॉग लॉग स्केल पर ले लेते हैं तो लॉग S इक्वल्स टू लॉग C प्लस जेड लॉग A। यहां S लॉग S स्पीसीज रिचनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां C Y इंटरसेप्ट है बेटा। यहां Z स्लॉप है और A एरिया है। नहीं समझे क्या? और जब आप लॉग स्केल पर लेकर इसे दोबारा प्लॉट करोगे तो यहां एक स्ट्रेट लाइन आपको मिलती है बेटा। इस इक्वेशन से ये वाला ग्राफ है और इस इक्वेशन से ये वाला ग्राफ है। जैसे ही मैंने ये बनाया आप बच्चों के मन में तुरंत क्वेश्चन आ जाएगा कि सर क्या जरूरत आ गई थी स्ट्रेट लाइन लेने की? अरे ऊपर वाले ग्राफ से समझ में आ तो गया था ना हमें कि एक टाइम तक डाइवर्सिटी बढ़ती है उसके बाद में कांस्टेंट हो जाता है। फिर क्यों आखिर? अरे बेटा हमें आपको दो बातें बतानी है। पहली बात हम आपको ये बताना चाहते हैं कि कैरेक्टर दो प्रकार के होते हैं, एनालिटिकल और सिंथेटिक। क्या बोला मैंने? जो प्रैक्टिकल करके फाइंड आउट होते हैं वो एनालिटिकल है और जो कैलकुलेशन से आते हैं वो सिंथेटिक है। एक दिन की बात है, आप और हम एक तालाब के किनारे घूम रहे थे। घूमते घूमते अचानक आपके बीच में से एक बच्चे ने मेरे से कहा कि सर इस तालाब में कितनी मछलियां हैं। मैंने कहा कि यार बेटा पूछते क्या हो, आओ ट्रैप करके देखते हैं। और इसी बात को सोचकर हम तालाब के एक कॉर्नर पे चले गए और वहां 1 मीटर स्क्वायर एरिया लिया और नेट लगा दी। पहला ही ट्रैप लिया था कि 20 मछलियां आ गई। हमने कहा यार बहुत है इसके अंदर, तो उनको छोड़ा। क्या हो रहा है? क्या कह रहा था मैं? हाँ, बहुत सारी मछलियां हैं, हमने छोड़ी, घूम फिर के वापस आ गए। लेकिन जिस बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था उसके मन में अभी भी चल रहा है कि सर ने तो बहला दिया बहुत है। अरे मुझे तो टोटल मछलियां पता करनी है ना, टोटल कितनी होती है। ये थोड़ी होता है कि बहुत है बेटा। यही बात सोचकर बच्चे ने मेरे को फोन किया कि सर टोटल तो बताओ, आपने तो कह दिया बहुत है, बहुत है कितनी? मैंने यार बेटा बॉन्ड तो बहुत दूर है, अब कौन जाएगा वापस वहां। एक काम कर, कल अन अकेडमी आजा, बैठ के कैलकुलेशन कर लेते हैं। बालक आ गया, हम दोनों बैठ के कैलकुलेशन करेंगे। उसके पहले मैंने पॉन्ड के नियर बाई कुछ लोग हैं उनको फोन करके पूछा कि यार इसका टोटल एरिया अंदाजन कितना होगा। उन्होंने कहा कि 20 मीटर स्क्वायर है। तो चलो हम दोनों कैलकुलेशन करते हैं। 1 मीटर स्क्वायर में आती है 20, तो 20 मीटर स्क्वायर में आएगी। क्या हमारी कैलकुलेशन सही हो रही है? बेटा कैलकुलेशन तो सही है, आएगा तो 400, लेकिन तरीका गलत हो रहा है। नहीं पहुंच पा रहा क्या? तरीका गलत है। अरे हो सकता है जहां पहली बार हमने नेट लगाई थी वहां पहले से किसी ने दाना डाल रखा हो, सारे तालाब की वही इकट्ठा हो रही हो, बाकी में कुछ हो ही ना। अगर ऐसा है तो जो हम वहां करके आए वो एनालिटिकल है और जो अब कर रहे हैं वो सिंथेटिक है। जो ऊपर वाला ग्राफ है वो एनालिटिकल है और जो नीचे वाला ग्राफ है वो सिंथेटिक है, क्योंकि कैलकुलेशन से आया है। और क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप जैसे 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 एरिया बढ़ाते जाओगे ऐसे ऐसे स्ट्रेट लाइन की तरह डाइवर्सिटी बढ़ेगी? हाँ, ये मामला सिंथेटिक है बेटा। चारा डाले वो वाला किसमें? मछली को दाना डाला तो एक ही जगह सारी इकट्ठा हो सकती है ना, चारा थोड़ी डालते हैं। इनको सारी चीजें चचा और चारा ही याद रहते हैं।
बहुत बढ़िया। चलिए खैर कोई बात नहीं। तो यहां पर आप ध्यान देंगे, आप सब बच्चों को क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और इस स्ट्रेट लाइन की बेसिस पर हम इस स्ट्रेट लाइन को लेकर हम कुछ एरिया के बीच में कंपेयर भी कर सकते हैं बेटा। कैसे कंपेयर कर सकते हैं, आओ देखिए। यहां पर मान लीजिए हमारे पास तीन एरिया है, एरिया ए, एरिया बी, एरिया सी। यहां आराम से ये ए, ये बी और ये सी, जब मैं बी से ए की तरफ जाता हूं तो बी के कंपैरिजन में ए लाइन का स्लॉप कम है कि ज्यादा, और जब स्लॉप ज्यादा होता है तो उस केस में जेड वैल्यू ज्यादा होती है। ऐसे कर्व मोर स्टीपर कहलाते हैं। कौन से स्टीपर? स्टीपर का मीनिंग जानते हो क्या? ढलान बढ़ जाना। देखो ना, बी के कंपैरिजन में ए की ढलान बढ़ गई तो स्लॉप बढ़ गया, तभी तो स्टीप हो रहा है। अरे बी के कंपैरिजन में सी की ढलान कम है, स्लॉप कम है, जेड वैल्यू कम है, तो क्या इसको मैं लेस स्टीपर कहूंगा? कौन सा स्टीपर बेटा? अब थोड़ा अच्छे से कह दीजिए। जिस एरिया की डाइवर्सिटी ज्यादा, बातें नहीं रहे, जिस एरिया की डाइवर्सिटी ज्यादा वहां की जेड वैल्यू, लाइन के स्लॉप, वहां के कर्व मोर स्टीपर। नहीं समझ पा रहे क्या? जिस एरिया की डाइवर्सिटी कम वहां की जेड वैल्यू, स्लॉप, वहां के कर्व लेस स्टीपर। तो बताओ ए बी सी में कहां की डाइवर्सिटी सबसे है, कहां की सबसे कम? अरे जरा खुद ही सोच के देखो ना यार। ये रहा एरिया, ये एरिया है ना इस लाइन पे, इधर यहां पर हमने बराबर का एरिया ले लिया, तीनों में बराबर का एरिया ले लिया। आप देखना इधर तीनों में बराबर का एरिया लिया है, डॉटेड, हाँ बहुत गजब। अब यहां पर आप देख सकते हैं, नहीं चाह रहा क्या? यहां, अरे करते क्या हो रहे तुम लोग यार? ऐसे खींचता ना, बहुत बढ़िया, सारे अच्छे से आ जाएंगे फिर। अब चुपचाप इधर देखो, उतना ही एरिया है ना, इतने ही एरिया में देखो, आप यहां देखो, नहीं समझ पा रहे क्या? यहां उतने ही एरिया में यहां की डाइवर्सिटी, यहां की डाइवर्सिटी, यहां की डाइवर्सिटी, ऐसे बेटा, ऐसे समझना है आपको। तो एरिया तो उतना ही है ना, लेकिन तीनों जगह पर डाइवर्सिटी में वेरिएशन आ गया ना, तो जहां के स्लॉप सबसे ज्यादा होंगे उतने ही एरिया में वहां की रिचनेस ज्यादा। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और टेम्परेट डेसिडुअस में कहां की डाइवर्सिटी ज्यादा, तो कहां के कर्व मोर स्टीपर। ये ऐसे कहना है। अब तो समझ में आ रही ना बात? अब हमने प्रैक्टिकल नहीं किया यार, प्रैक्टिकल तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने किया है। हमने तो बेटा वहां डायरेक्ट उनको पढ़ा है जो वो कह रहे हैं। तो यहां एक बात याद रख लो रे बेटा, अगर आप छोटे छोटे एरिया में जाते हो तो स्मॉल एरिया का जेड 0.1 से 0.2 के बीच में आता है, लेकिन जब आप लार्ज एरिया में चले जाते हो, एंटायर कॉन्टिनेंट, तो जेड वैल्यू 0.6 से 1.2 तक हो जाती है बेटा। जब आप ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जाते हो, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जाते हो, तो यहां पर फ्रूट ईटिंग बर्ड और मैमल, यहां का जेड वैल्यू 1.15 आता है। तो बताओ, स्मॉल एरिया, लार्ज एरिया, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, कहां का जेड सबसे ज्यादा? चुप हो जाओ, लार्ज एरिया ज्यादा। 1.2 बड़ा होता है 1.15 से, हैं?
1.2 बड़ा होता है 1.15 से। फिर आप कहें सर आई से कैसे? अरे सोच बदलो रे, देश बदलेगा। कहो, कहो कि यहां, ये कहो बेटा कि यहां दो ही टेक्सा का इतना जेड, दो ही टेक्सा का इतना जेड, अगर टोटल ले लेंगे तो गजब हो जाएगा। नहीं पहुंच पा रहा क्या? तो यहां तो दो टेक्सा मैंने ऑलरेडी लिख दिए ना, फ्रूट ईटिंग बर्ड और मैमल, इनका ही जेड वैल्यू आपके सामने आया है। टोटल होगा तो गजब हो जाएगा। तो इसलिए बेटा आप याद रखो, अभी जो गिवन वैल्यूज है उसमें तो लार्ज एरिया ही ज्यादा है। और आपको क्या पता, लार्ज एरिया के अंदर जो जेड वैल्यू आपके सामने आ रही है, इस जेड वैल्यू में बेटा यहां एंटायर कॉन्टिनेंट आ रहा है, और इस एंटायर कॉन्टिनेंट में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी हो, तो आपको क्या पता। आ, 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 तो बेटा ये समझ जाइए। और इस वाले ग्राफ में यहां पर एक बात हम बायोलॉजी वालों को कंफ्यूज करती है, लेकिन आपको तो नहीं करती, तो फिजिक्स पढ़ते हैं। ये जो ऊपर ये जो बना है ना ऐसे से, इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहा जाता है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के नाम से पुकारते हैं बेटा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। नहीं समझ पा रहे? अब ये हाइपरबोला पैराबोला कौन क्या बोला, जब ऐसी बातें आती है तो हमारे अंदर से तो आवाज आती है कवरेज क्षेत्र के बाहर। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसा कह देते हैं कि इस तरह की शेप के जो आते हैं, इस तरह की शेप के जो आते हैं वो तो पैराबोला होते हैं। बेटा आप एक बार फिजिक्स वाले सर से कंसल्ट कर लेना, है तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही। सिकंदर सर से पूछ लेना। अब ये हाइपरबोला क्यों है, ये आपके कवरेज क्षेत्र में है यार, हमारे तो नहीं है बेटा, हमारे तो कवरेज क्षेत्र से बाहर चल रहा है। तो यहां पर आप ये समझ जाओ बेटा। तो इस तरह से आज स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप भी कंप्लीट हो गया। आओ बच्चों बायोडाइवर्सिटी का लॉस करते हैं। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, एक्सटिंक्शन की बातें आएंगी। और एक्सटिंक्शन तीन प्रकार का होता है, नेचुरल, मास और एंथ्रोपोजेनिक। टाइम के साथ कुछ स्पीसीज आ रही है तो कुछ जा भी रही है, ये नेचुरल है। लेकिन किसी कैटास्ट्रॉफ की वजह से किसी एरिया से बल्क चला जाए तो मास होगा। और बेटा आज ह्यूमन की वजह से जो हो रहा है, एवोल्यूशन में सर आपको बताएंगे, बता चुके हैं, बताएंगे कि एक्सटिंक्शन के 5 बड़े एपिसोड हो चुके हैं। अब जो चल रहा है वो 6th एपिसोड है, और ये पहले वाले 5 के कंपैरिजन में 100 से 1000 टाइम ज्यादा हो रहा है। तो आखिर ह्यूमन ऐसा कर क्या रहा है यार, 6th एपिसोड इतना भयंकर कैसे हो रहा है, समझेंगे हम। लेकिन उसके पहले आपको कुछ प्रूफ देना जरूरी है, जो एक्सटिंक्शन के प्रूफ है बेटा। ले चलते हैं सबसे पहले आप बच्चों को ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड्स में। ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड में ये बातें नहीं, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंट हो जाना चाहिए मामला। ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड्स में ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट नहीं था, लेकिन ह्यूमन ने वहां जाकर अपनी कॉलोनीज को डेवलप कर लिया। और जब वहां रहने लगेगा तो वहां रहने वालों का नेचुरल लाइफ बुरी तरह डिस्टर्ब हो गया। अरे वो बेचारे ना तो ढंग से फीड कर पाते ना ब्रीड। अरे देखते ही देखते 2000 नेटिव बर्ड स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गई। बेटा संभालो अपने आप को। मैंने नेटिव कहा है, इसका मतलब उन आइलैंड से गई है, लेकिन आइलैंड से गई तो अर्थ से जाने का खतरा भी आ चुका है। यहां आईयूसीएन 2004 के, बेटा आईयूसीएन जानते हो क्या आप? इंटरनेशनल यूनियन, गजब, बहुत बढ़िया। इंटरनेशनल यूनियन, आराम से मुझे मौका दो पहले। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, अब आपको मौका मिल रहा है। इंटरनेशनल, फोर पहले बोलना है और ऑफ बाद में बोलना है।
इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स। पिछले 500 साल के डेटा अगर आप देखते हैं तो 784 स्पीसीज चली गई बेटा, पुनः एक्सटिंक्ट हो गई रे बेटा। 784 स्पीसीज जा चुकी है और इन 784 स्पीसीज में आप जानते हैं कि 338 वर्टिब्रेट्स चले गए, यहां पर 359 इनवर्टिब्रेट भी हमारे बीच, अरे 87 प्लांट स्पीसीज भी चली गई बेटा, 87 प्लांट स्पीसीज भी चली गई। ऑन है, अननोन कितने गए होंगे वो तो पता भी नहीं है। आप जानते हो ना रिसेंटली बेटा, रिसेंट एक्सटिंक्शन में डोडो चली गई बेटा। क्वेगा अब हमारे बीच, थाइलेसिन ने भी हमारा साथ बेटा, स्टीलर सी काऊ भी चली गई बेटा, बाली चला गया रे, जावा है जावा, जवान नहीं। फिर वही बातें वही करो जो काम की हो क्लास में। सब स्पीसीज ऑफ टाइगर है तीनों के तीनों। डोडो बर्ड थी, बर्ड जो मॉरिशियस से थी बेटा, अफ्रीका से जीब्रा था क्वेगा, फॉक्स टाइगर थी तो फॉक्सी यार, लेकिन बॉडी पे टाइगर जैसी लाइनिंग हुआ करती थी। और आप तो जानते हैं बेटा कि ये यहां पर एक्वेटिक मैमल हुआ करती थी बेटा, रशिया से बेटा, और ये सब स्पीसीज ऑफ टाइगर है। तो बच्चों यहां पर ये रिसेंट एक्सटिंक्शन के एग्जाम्पल है। अफसोस जताने से काम नहीं चलेगा, ये सब याद करना पड़ेगा। यहां आज की तारीख में बेटा इंडोनेशिया से, हाँ बिल्कुल ठीक बात है, इंडोनेशिया से है। इंडोनेशियन और इंडियन टाइगर भी है इसमें जो चलेगा। यहां पर प्रेजेंटली आज की तारीख में 12% बर्ड, 23% मैमल, 32% एम्फीबिया, 31% जिम्नोस्पर्म अब खतरे के निशान पे चल रहे हैं। सबसे ज्यादा खतरा एम्फीबिया को है। आपके एनसीईआरटी भी लिखती है कि एक्सटिंक्शन रैंडम नहीं है, किसी एक पर ज्यादा है वो एम्फीबिया है, क्योंकि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जरूरत से ज्यादा काटे जा रहे हैं, और जब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट काटे जाएंगे तो उस केस में वहां रहने वाली एम्फीबियन स्पीसीज मर रही है बेटा। आज अगर खतरे में आई हुई स्पीसीज जिनको कि हम थ्रेटन्ड स्पीसीज के नाम से पुकारते हैं, उनकी बेसिक कैटेगरी बनाऊं तो 3 कैटेगरी में डिवाइड करूंगा। थ्रेटन्ड स्पीसीज की बेसिक 3 कैटेगरी बनाई जा रही है। सबसे पहली कैटेगरी बन जाती है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, दूसरा आता है एंडेंजर्ड, और तीसरा आता है वल्नरेबल। क्रिटिकली एंडेंजर्ड उसको कहते हैं जिसका अभी अभी फ्यूचर खतरे में आ चुका है। एंडेंजर्ड उसको कहते हैं जिसका नियर फ्यूचर खतरे में होगा। वल्नरेबल उसको कहते हैं
जिसका नंबर अभी ज्यादा है, लेकिन ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। बच्चों तीनों कैटेगरी को ऐसे समझ लो रे। मान लीजिए हमारे पास एक स्पीसीज थी एक्स, जिसके 50,000 इंडिविजुअल कभी हमने देखे थे, लेकिन देखते ही देखते 20,000, 2,000, अरे 200 ही रह गए, 200 ही रह गए क्रिटिकली एंडेंजर्ड, 2,000 एंडेंजर्ड और 20,000। नहीं समझे क्या? नंबर अभी ज्यादा है, लेकिन 50 से 20 पे आया है, ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। तो इस तरह से आप इन तीनों बेसिक कैटेगरीज को समझ सकते हो बेटा। क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड के एग्जाम्पल तो मैं यहीं आपके लिए लिख देता हूं। क्रिटिकली एंडेंजर्ड के अंदर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आएगी। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को गोडावण के नाम से पुकारते हैं। गोडावण ये बर्ड होती है बेटा, राजस्थान का स्टेट बर्ड है। लॉन्ग लेग्स, लॉन्ग नेक, सुंदर सी बर्ड है जो फ्लैश के लिए भारी कंज्यूम हो रही है और अब तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड में आ गई। साइबेरियन क्रेन, ये भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड की कैटेगरी में है, क्योंकि ऐसा थोड़े ना होता है कि साइबेरिया से डायरेक्ट फ्लाइट भरतपुर की होती है। बीच में रुकते हैं ना, तो वो एरिया तो खत्म ही होते जा रहे हैं। एंडेंजर्ड की एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो बेंटिन किया निकोबारी का। अरे निकोबार का बेंटेन है रे बेटा। प्लांट है, प्लांट। राउल्फिया सरपेंटिएना, सर्प गंधा कहते हैं, मेडिसिनल यूज होता है। रेड पांडा, इंडियन एकोनाइट, भारतीय कालकूट कहलाता है। भारतीय कालकूट बर्ड है। हॉर्नबिल, ये भी बर्ड है, धनेश कहते हैं। ये दो तो बर्ड है, ये दो प्लांट है, और पांडा तो पांडा ही है। एंडेंजर्ड के एग्जाम्पल है आईयूसीएन, खतरे में आए हुए प्लांट और एनिमल को। थ्रेटेंड प्लांट और एनिमल को जिस बुक में मेंशन करती है उसे रेड डेटा बुक कहते हैं। लेकिन ग्रीन डेटा बुक भी होती है, जहां पर रेयर प्लांट रखे जाते हैं जिन्हें कंजर्व किया जा चुका है, कंजर्व्ड है बेटा, वो रखे जाते हैं यहां पर। अब तुरंत मन में आ गया कि अरे रेयर क्या होता है? रेयर का मीनिंग होता है जो नेचर में ही सबसे कम मिलता है, उसको रेयर कहते हैं। दो बातें हो सकती है, या तो वो एंडेमिक है इसलिए कम है, या फिर उसका बायोटिक पोटेंशियल ही कम है। अगर ऐसा हो रहा है तो आपसे कोई पूछे रेयर किसको कहते हैं, तो आंसर लीस्ट नंबर इन नेचर। नेचर में ही कम मिलता है, ऑलरेडी कम है, किसी ने किया नहीं। दो बातें हो सकती है, या तो वो रेयर है, ओ सॉरी, या तो वो एंडेमिक है, या फिर उसका बायोटिक पोटेंशियल ही कम है। तो ऐसे रेयर प्लांट जिनको कि बचाया जा चुका है, जिनको बचाया जा चुका है, उन्हें ग्रीन डेटा बुक में रखेंगे जो कंजर्व्ड है। जैसे आपसे पूछा जाए कि रेयर प्लांट बॉटनिकल गार्डन में है, कौन सी बुक में रखा जाएगा? ग्रीन डेटा, क्योंकि बचाया जा चुका है, बॉटनिकल गार्डन में रखा हुआ है। तो आज बातें हुई कि नुकसान कैसे चल रहा है। अगले एपिसोड में आते ही बातें होंगी कि आखिर कारण क्या है। वैसे जान तो आज लिया हमने कि ह्यूमन है कारण, लेकिन उस दिन तो ये जानेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि आखिर ह्यूमन कर क्या रहा है।
तो कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस एज वेल बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन अगले एपिसोड में। हाँ